गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने अपने इस चैप्टर में दो पार्ट्स बना दिए हैं। टिल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक हमने डिस्कस कर भी लिया है बेटा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को एक अलग सेक्शन में लेकर चलता हूं, थोड़ा और सेल ऑर्गेनेल्स करेंगे। सो डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। फर्स्ट इज हम शुरू करेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल हैं जिन्हें हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा करते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल ऐसे ऑर्गेनेल जो पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं है लेकिन पार्शियली सेल्फ डिपेंडेंट हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का मतलब यह है बेटा कि दो तीन चीजें होनी चाहिए। which have its own जेनेटिक मटेरियल, ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल हो। विच हैव इट्स ओन, साथ में और भी चीजें हों, प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम, अपना खुद का राइबोसोम हो, अपना खुद का प्रोटीन बना लेते हो। ये दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहलाते हैं। ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में देखे जाते हैं। वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट। एक माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा और दूसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिन्हें हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि these have एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन। आप समझ लें इस बात को। एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन से क्या मतलब है मेरा? एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन, पहले ये जो थे ये ऑर्गेनिजम्स थे, बाहर सेल के रहा करते थे, लेकिन during the process of evolution they have entered inside the cell and turn into cell organelles. Endosymbiotic origin, the theory is endosymbiont theory. Endosymbiont theory, जिस थियोरी में ये पहली बार समझाया गया by लिन मार्गलिस, LYNN MARGUILIS, लिन मार्गलिस की थ्योरी है जिसमें इन्होंने पहली बार एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन समझाई माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की। हम वन बाय वन इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स को समझ लें तो हमारा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का जो अंडरस्टैंडिंग है बेटा वो क्लियर हो जाएगी। सो लेट मी बिगिन विद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि नाम ही है, माइटोस मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रियन मीन्स बॉडी। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हों उन्हें हमने नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। थ्रेड लाइक बॉडी है। बेसिक आइडिया मैं देता हूं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, अगर आप देखें तो कोलिकर ने डिस्कवर किया। नेम्ड बाय सी बेंडा, नेम्ड बाय क्रिश्चियन बेंडा। आपको ये दोनों नाम भी यहां पर आसानी से याद हो जाएंगे। कोलिकर ने डिस्कवरी की, बेंडा ने नेमिंग करी है। कैरेक्टराइज मैं कर रहा हूं, आप वन बाय वन उन चीजों को जरा देखें। पहली बात तो सिंपली ये समझेंगे कि इट्स नंबर is variable and depends on activity of cell। इसका नंबर पूरी तरीके से वेरिएबल है और ये सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल, ये नंबर है और सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इसी को हम यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू
बताने की कोशिश कर रहे हैं। साइज की अगर आप बात करें, साइज की, तो अलग अलग साइज है। सबसे पहले तो आप डायमीटर समझ लीजिए क्या है इसका। डायमीटर अगर देखें तो 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर ये इसकी डायमीटर है। और अगर लेंथ आप देखेंगे बेटा, तो इसकी जो लेंथ है वो 1 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर तक है, 4.0 माइक्रोमीटर। ये दोनों एनसीईआरटी की वैल्यूज हैं। इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे कि डायमीटर कितना है और लेंथ कितनी है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन इस तरीके से मिलता जाएगा। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या चीजें हैं, तो ये कुछ एक और बातें इंपॉर्टेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेनस सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेनस सिस्टम है। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही हाई क्लास का है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर। उसमें जानने वाली बात यह है कि डिवीजन ऑफ लेबर में दो कंपार्टमेंट्स हैं, दो मेम्ब्रेनस भी है तो साथ में दो कंपार्टमेंट्स भी हैं बेटा। पहला आउटर कंपार्टमेंट जो है, आउटर वाला, उसका नाम है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस। What is that? PMS, perimitochondrial space. While the second compartment inner will be stroma. ये स्ट्रोमा है कंपार्टमेंट जो अंदर उसके है, तो आउटर इज पीएमएस एंड इनर इज स्ट्रोमा। अगर आप एक इसका स्ट्रक्चर देख लें तो आपको काफी हद तक चीजों का आइडिया लग जाएगा। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू ताकि आप एग्जैक्टली इसे समझ सकें। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो स्ट्रक्चर, ऐसा कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सॉसेज शेप्ड है। सॉसेज शेप्ड, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप्ड है, आपने ये टर्म सुना भी होगा जरूर। सॉसेज एक एडिबल फूड आइटम है जिसकी शेप अलग से है, हॉट डॉग के शेप का, उसी तरीके से दिखता है। मैं आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर रहा हूं। आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इस तरीके से ध्यान से समझिए। इसमें यहां पर एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है, अंदर राइबोसोम्स भी हैं। ये स्ट्रक्चर्स यहां पर अंदर हैं। इनकी इनर मेम्ब्रेन्स पर क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मल्टीपल इस तरीके से लगे हुए हैं। मैं आपको नॉमेनक्लेचर करके समझाता हूं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच का जो स्पेस है वो मैंने अभी आपको समझाया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ये रहेगी इनर मेम्ब्रेन बेटा। ये उसके अंदर राइबोसोम है, राइबोसोम है जो कि 70S टाइप का है। दिस इज डीएनए। क्या खास बातें हैं? सिंगल डीएनए होता है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है और जीसी रिच है। जीसी रिच से मेरा मतलब यह है कि इसका जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का है। अगर ये एटी रिच होता तो ये यूकैरियोटिक नेचर का होता। जीसी रिच है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज प्रोकैरियोटिक डीएनए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम इन चीजों को समझाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर ये जो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। दीज आर स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रिस्टी, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और जो अंदर लिक्विड फाइड स्ट्रक्चर है
दैट इज नोन एज मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। आप इसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कह सकते हैं। ओके बेटा, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट्स। आउटर मेम्ब्रेन सबसे बाहर है, इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में अगर आप देखें तो इस तरीके से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है जो एक आउटर कंपार्टमेंट की तरह काम करता है, और ये स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर देखी जा सकती है। अगर हम और चीजों को डिटेल करें, माइटोकॉन्ड्रिया को और अच्छे से समझाएं, तो कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आप इनके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख लीजिए। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, उसकी खास बातें क्या है कि ये फंक्शनल कैसे है, किस तरीके से ये काम करता है। हैव अ लुक। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, एटीपी सिंथेसिस है, एटीपी सिंथेसिस है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कौन सी प्रोसेस? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। एटीपी बनाने की वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू जनरेट होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उस प्रोसेस के थ्रू यहां पर हम कहते हैं चीजें। जो इसका मैट्रिक्स पोर्शन है, मैट्रिक्स है, जिसको अभी आप मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कह रहे थे, ये क्रेब्स साइकिल की लोकेशन है। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इट इज द लोकेशन फॉर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है बेटा, वो यही चलेगा इनर मेम्ब्रेन में। ये उसके साथ दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली रहेगी। यानी एक तरफ क्रेब्स साइकिल, दूसरी तरफ इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है। इन सभी के थ्रू आप जानते हैं कि ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन और उसके बाद एटीपी का एक्सट्रैक्शन इन दोनों के थ्रू होता रहता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन इवेंट है। जो और भी बातें कही जाती हैं वो क्या क्या हैं, जरा ये देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय fission like lower organisms, and they transferred from mother to progeny, मदर से प्रोजेनी में जाते हैं, फादर से नहीं जाते, मदर से ही जाते हैं। ऐसे इनहेरिटेंस को आप जानते हैं दैट मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाता है। व्हाट वी कॉल इट एज मैटरनल इनहेरिटेंस। जो मदर से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जाए तो इन्हें हम मैटरनल इनहेरिटेंस में रखते हैं। मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, एनर्जी का बनना, एटीपी की सिंथेसिस करना, ये सारी चीजें तो यहाँ होती ही हैं। यही बातें एनसीईआरटी में हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो अगला सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। मैंने कहा था आपसे दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जूलियस वॉन सैच। फोटोसिंथेसिस में आपने सुना है, मिनरल न्यूट्रिशन में भी आपको बात समझ में आ गई थी कि जूलियस वॉन सैच ने पहली बार क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी है बेटा, ये कैसे है, किस तरीके से काम करती है, लेट मी हैव अ लुक ओवर दिस। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी, और ये एक तरीके का टाइप ऑफ ग्रीन प्लास्टिड। Let me tell you that chloroplast is nothing but a green plastid। अब एक ग्रीन प्लास्टिड है, हम प्लास्टिड वर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप
प्रोप्लास्टिड की बात करें, अगर आप बात करें कि कुछ प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, प्रिमिटिव प्लास्टिड होते हैं, एम्ब्रियोनिक प्लास्टिड होते हैं, तो एम्ब्रियोनिक प्लास्टिड से थोड़े टाइम के बाद क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को आप सनलाइट हटा दें, उससे छाया में रख दें, यहां पर हमने कहा कि सनलाइट मिली तो वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। अगर आपने इसको शेड दे दिया तो ये वापस अपना कलर लूज कर देगा एंड इट विल टर्न इनटू अनदर प्लास्टिड दैट इज नेम्ड एज इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप इटियोप्लास्ट को वापस सनलाइट दे दें तो ये अगेन कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। ये भी ध्यान रहे कि क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्टेड इनटू अनदर प्लास्टिड दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कि रेड, ग्रीन या ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, डायरेक्ट इनसे भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। प्रोप्लास्टिड्स और भी मॉडिफिकेशन शो करते हैं जिन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम एज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की खास बात यह है कि ल्यूकोप्लास्ट इज अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स। ल्यूकोप्लास्ट की 3 फॉर्म्स अवेलेबल है बेटा, जरा ध्यान दीजिए। पहली फॉर्म जो ल्यूकोप्लास्ट की अवेलेबल है वो है एमाइलोप्लास्ट, दूसरी है एलायोप्लास्ट और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट्स, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इज टू स्टोर स्टार्च, ये स्टार्च स्टोरेज के लिए है। एलायोप्लास्ट इज टू स्टोर फैट और लिपिड, जबकि जो ये एल्यूरोप्लास्ट है इट इज टू स्टोर प्रोटीन इन सेल। एक जनरल आइडिया आपके सामने हो जाना चाहिए कि प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो इन सब में मॉडिफाई होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के ही 3 फॉर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में बाकायदा एक्सप्लेन्ड है। आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि प्रोप्लास्टिड से मॉडिफाइड ल्यूकोप्लास्ट के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मटेरियल को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप प्लास्टिड को समझ गए हैं तो क्लोरोप्लास्ट को भी बड़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि हम शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो एक बार आप क्लोरोप्लास्ट अभी हेडिंग डाल चुके हैं, आइए उसी के आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लोरोप्लास्ट पर स्पेसिफिक हो रहे हैं तो क्या है वो समझिए कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस। फिर मैंने कहा फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ये टर्म जरूर सुना है, बड़े अच्छे से सुना है कि फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ये दोनों के दोनों रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन भी और डार्क रिएक्शन भी, ये दोनों रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। सो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ये दोनों यही होंगे, क्लोरोप्लास्ट इसी के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में और भी चीजें समझेंगे बेटा तो आप ये समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है, नंबर इज वेरिएबल। 1 पर सेल भी हो सकता है, एज इन क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या है कि एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में पाया जाता है। और अगर इसका नंबर 20 to 40 पर सेल देखना हो तो आपको बेस्ट एग्जांपल मालूम है दैट मेसोफिल सेल्स हैं, जिनमें एक एक सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा और चीजों को इलैबोरेट करने की कोशिश करें तो साइज इनका स्टैंडर्ड है। लेंथ जो होती है इनकी, जो इनकी लेंथ होती है वो 5 to 10, 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होती है। जबकि अगर आप इनकी विड्थ देखें तो इनके विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर
मेंशन की हुई है एनसीईआरटी में, ये साइज भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि साइज डिपेंड्स ऑन प्लॉइडी ऑफ प्लांट। ये एक तरीके का प्रिंसिपल है जिसे गिगास इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे जैसे प्लॉइडी बढ़ाते जाएंगे साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी बढ़ता जाएगा। यही रीजन है कि पॉलीप्लॉइड्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। हम हमेशा अगर प्लॉइडी बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके पीछे बेसिस यही है कि हम ऐसा करके उसका अगर लेवल बढ़ा दें तो वो काम धीरे धीरे होने लगता है। क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही हाई क्लास का है। जरा ध्यान दीजिए, अगर आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मैं इस तरीके से इसे समझाने की बात करता हूं। लाइक दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यहां इनर मेम्ब्रेन वेवी नहीं है, वो भी स्मूथ है इस तरीके से, लेकिन अंदर यहां एक मेम्ब्रेनस सिस्टम और भी है। सी इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें सो दिस इज आउटर, दिस इज इनर, ये दोनों मेम्ब्रेन्स हैं। जो इन दोनों के बीच का स्पेस है बेटा दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये एक स्ट्रक्चर को अगर देखें तो वी कॉल इट एज थाइलेकॉइड। पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ देखें तो वी कॉल इट एज ग्रैना। ओके, थैलेकॉइड ग्रैना। इस थैलेकॉइड को जो ये है इसको ग्रैनल थैलेकॉइड कहते हैं, लेकिन ये जो थैलेकॉइड है इसे स्ट्रोमल थैलेकॉइड कहते हैं। स्ट्रोमल थैलेकॉइड। इसके अंदर छोटा सा डीएनए भी है, डीएनए है ये, जो कि ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीसी रिच एज आई हैव कोटेड प्रोकैरियोटिक नेचर का डीएनए है। बीच में बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है जो कि 70s टाइप के होंगे, और कुछ बड़ी स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर पाई जाएंगी लाइक दिस। दे आर स्टार्च ग्रेन्यूल। ये क्या है? स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं जो कि इसके साथ यहां पर पड़े रहते हैं। राइबोसोम, ग्राना, आउटर इनर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, थैलेकॉइड, स्ट्रोमल थैलेकॉइड, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो इन्हीं से सबसे मिलकर क्लोरोप्लास्ट फॉर्म हुआ है। क्लोरोप्लास्ट की ये भी खास बात है, अगर ध्यान से समझें, कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में जो यहाँ लिक्विड रीजन है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, हमने इस वाले रीजन का नॉमेनक्लेचर नहीं किया है, दैट रीजन इज नोन एज स्ट्रोमा। आप जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन पार्ट्स में, फोटोसिंथेसिस के लिए ये मेनली मेडअप है। तो हम यहां पर जब भी बात करेंगे तो दो तीन चीजें मैं आपके सामने समराइज करना चाहता हूं। पहली चीज जो आपके सामने इंपॉर्टेंटली समराइज की चाहिए वो ये है कि ग्रैनल पार्ट, जो इसका ग्रैनल पार्ट है दैट इज फॉर लाइट रिएक्शन। ग्रैनल पार्ट इज फॉर लाइट रिएक्शन, वाइल जो उसका स्ट्रोमल पार्ट है, जो उसका स्ट्रोमल पार्ट है, दिस इज फॉर डार्क रिएक्शन। ये किसके लिए है बेटा? ये डार्क रिएक्शन के लिए है स्ट्रोमल पार्ट, और लाइट रिएक्शन के लिए जो है वो ग्रैनल पार्ट बना हुआ है। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि क्लोरोप्लास्ट में मोर देन वन डीएनए प्रेजेंट
एक से ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट अगर मैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कहूं तो फंक्शन तो क्या कहूंगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, और दूसरा उसके साथ मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, दूसरा मैंने उसके साथ क्या कहा, फोटोसिंथेसिस, ये भी उसी के साथ प्रेजेंट है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड आपके दिमाग में रहने चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम अगले सेल ऑर्गेनेल की ओर। इतना ही बेसिक सा आइडिया उसमें है जो आपके लिए सफिशिएंटली है। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अलावा और भी सेल ऑर्गेनेल हैं जो सेमी ऑटोनॉमस तो नहीं है, जैसे कि राइबोसोम। कम टू दैट, जैसे कि राइबोसोम पैलेड पार्टिकल्स कहलाते हैं, राइबोसोम पैलेड पार्टिकल्स कहलाते हैं क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया है, एज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। पहली बात, मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, इसीलिए कुछ लोग इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। Some call them as राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, कुछ लोग इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। राइबोसोम और अगर बात करें तो दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। कॉमन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स दोनों में कॉमन है, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। ये इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेम्ब्रेन नहीं होती, मैंने यहां लिख दिया है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल हैं। इनके बारे में एक स्टेटमेंट और भी है बड़ा फेमस, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ऐसा कहा जाता है कि ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल है क्योंकि ये एज दे आर ऑन, क्योंकि ये पाए जाते हैं एज दे आर ऑन ईआर गोल्जी तो नहीं, ईआर के ऊपर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन सभी के ऊपर चूंकि ये पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में भी फ्लोट करते हैं, इसलिए हम इनके लिए बोलते हैं कि ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल हैं। जो बात आपको यहां पर समझ लेनी चाहिए। थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि राइबोसोम के दो पार्ट हैं, जैसे ये रहा राइबोसोम, तो बेसिक आइडिया दो है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S है, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S है। इसकी दो सब यूनिट्स, एक 50S और एक 30S, इसकी भी दो सब यूनिट, एक अगर आप देखें तो 60S और एक 40S की है। ध्यान रहे आप इन्हें मैथमेटिकली नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो 50 30 तो 80 होना चाहिए, आप 70 कह रहे हैं, 60 40 100 होना चाहिए, आप 80 कह रहे हैं। रीजन बीइंग कि सरफेस एरिया के हिसाब से है। अगर ये लार्ज सब यूनिट है, सपोज करिए कि ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, जिसका सरफेस एरिया अलग है, इसका सरफेस एरिया अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं मान लीजिए इस तरीके से, तो यहां पर तो सरफेस एरिया कॉमन हो जाता है जो अब सरफेस पर है भी नहीं, इसीलिए ये इस तरीके से होता है। ये 30S है और ये 50S है, दोनों मिलाकर 70S ही होते हैं। सिमिलरली यहां पर भी जो लार्ज सब यूनिट है वो 60S कही जाती है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40S ही है। ऐसा माना जाता है कि जो लार्ज सब यूनिट होती है
लेट मी राइट हियर, जो लार्ज सब यूनिट होती है वो कैटालिटिक होती है। वो क्या होती है? कैटालिटिक होती है। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो रिकॉग्नाइजिंग होती है। वो सेलेक्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है लोकेशंस को। जबकि जो प्रोसेस की शुरुआत होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो स्टार्टिंग होती है, वो किसके कंट्रोल में है बेटा? लार्ज सब यूनिट के कंट्रोल में। 50s और 60s इन दोनों में ही ये चीज है। राइबोसोम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक छोटा सा वो भी समझ लीजिए कि राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स अगर अलग अलग हैं, लाइक दिस, ये स्मॉल सब यूनिट है और ऐसे ही ये लार्ज सब यूनिट है, तो ये दोनों नॉन फंक्शनल हैं। दिस इज लार्ज सब यूनिट। ये दोनों ही नॉन फंक्शनल हैं जब तक कि ये दोनों जुड़ ना जाएं, डाइमेरिक ना बन जाए। जब ये दोनों जुड़ेंगी इस तरीके से, ये दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट, जब ये दोनों जुड़ जाएंगी, डाइमर यानी ये फुल फॉर्म में जब आ जाएगा तो हम इसे कहते हैं फंक्शनल। ये नॉन फंक्शनल है तो ये क्या है? फंक्शनल है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहां पर मैग्नीशियम प्रेजेंट हो। Mg2+ जब प्रेजेंट होता है तभी ये ऐसा हो सकता है। ध्यान रहे एक और केस है इसी में, जैसे अगर दो राइबोसोम जुड़ जाएं आपस में, जैसे एक स्मॉल सब यूनिट ये है, एक स्मॉल सब यूनिट ये है, एक लार्ज सब यूनिट ये है और एक लार्ज सब यूनिट ये है, इस तरीके से, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डायमर। दो राइबोसोम एक साथ आ जाएं तो ये भी नॉन फंक्शनल हो जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉन फंक्शनल। ऐसा माना जाता है कि राइबोसोम सेल डिवीजन के समय सेल वॉल फॉर्मेशन में कहां बननी है उसकी लोकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जैसा कि हमने बताया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कॉमन सेल ऑर्गेनेल के फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।